हेलो फ्रेंड्स, नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री हमारे अतीत का अध्याय 5 करने वाले हैं और इससे पहले 4 अध्याय हम कर चुके हैं और ये लगातार सीरीज चल रहा है। खासकर ये वीडियो आपको सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा और सीटेट एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस में हिस्ट्री है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज अध्याय 5 करने वाले हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने, ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग जो 50 वर्ष का जो हमारा डेमोक्रेसी है, इससे पहले की जो हम भारत में डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो इससे पहले हम अपने शासकों को किस तरह चुनाव करते आए हैं? चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा, ठीक है। कुछ राजा क्या होते थे? राजा संभवतः जो जन्म होता था उन लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ? कुछ परिवर्तन दिखाई देने को मिलता है। कब ये परिवर्तन हुआ? 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो कुछ लोग क्या किए कि बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो चलिए आगे देखते कौन सा यज्ञ करते थे। जो यज्ञ करते थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़ा को क्या किया जाता था? घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण, यानी कि उसे छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या होता था कि उस समय जो अश्वमेध राजा करता था, अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि एक घोड़ा को स्वतंत्र रूप से उसे खुला छोड़ दिया जाता था। तो किसी दूसरे राजा ने उसे रोक दिया तो जो राजा पहले अश्वमेध किया है और जो जिसका ये घोड़ा है, उसके साथ क्या करना पड़ता था? लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ा को जाने दिया, यानी कि अगर घोड़ा को जाने दिया जो दूसरे राजा हैं, अगर उनको जाने दिया तो इसका ये मतलब हो जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है उनसे शक्तिशाली है, यानी कि जो अश्वमेध राजा कर चुका है, जो घोड़ा को विचरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है और किसी दूसरे राजा ने उसे नहीं रोका है, तो वो राजा जो पहले राजा था वो सबसे शक्तिशाली उसे माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो विशिष्ट पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा संपन्न होता था। और जो यज्ञ में उन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था जो इनके घोड़ों को नहीं पकड़ा और जाने दिया, ठीक है। अगर ये पकड़ लेते, दूसरे राजा इनके घोड़ों को पकड़ लेते, तो जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा था उनसे इनको युद्ध करना पड़ता। अगर नहीं ये पकड़े तो उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और ये विशिष्ट पुरोहितों जो होते थे, विशिष्ट पुरोहित, उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न करवाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, ठीक है, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता। राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जो भी आमंत्रित राजा थे, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो अश्वमेध राजा जो करता था, तो जो यज्ञ में आमंत्रित राजा होता था, अगर उसके घोड़ा को नहीं पकड़ा तो उसको क्या होता था? आमंत्रित उस राजा को किया जाता था। किसके दरबार में? जो अश्वमेध यज्ञ राजा करता था उसके दरबार में। और जितने भी राजा आमंत्रित किए जाते थे वो आमंत्रित राजा अश्वमेध करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इन सभी आयोजनों में क्या होता था कि राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल पर, यानी कि जो बाग का खाल होता था, उसी के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी ही उसका सहचर होता था। और यज्ञ के अवसर पर वह राजा क्या करता था? युद्ध के अवसर पर वह राजा विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी जो होते थे, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जो राजा का जो सगा संबंधी होता था या उसके पुत्रों को कई छोटे अनुष्ठान भी
किए जाते थे, उनको करवाना होता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। जो राजा यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे तो उनको क्या होता था कि आमंत्रित करने वाले राजाओं को, आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल क्या छिड़कते, पवित्र जल का छिड़काव करते थे और साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करवाता था। 20 अथवा बैस, जो 20 अथवा बैस होता था जिसे सामान्य लोग उपहार लाते थे इनके लिए, राजा के लिए, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, जिन्हें शूद्र माना जाता था, उनको अनुष्ठानों में आमंत्रित नहीं किया जाता था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें दिया गया वर्ण के बारे में, कैसे हमारे देश में वर्ण व्यवस्था प्रचलित में आया, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद रचे गए हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। क्या हुआ कि उत्तर भारत में जो खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में उस समय कई ग्रंथ रचे गए, जिसमें से ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचा गया उसे क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हुए। और उसमें क्या होता था, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के क्या होता था, अनुष्ठान के बारे में दिया गया था, पूजा पाठ के बारे में, और उनके संपादन यानी पूजा पाठ या अनुष्ठान का संपादन कैसे होगा उसके विधियों के बारे में बताया गया। और इसमें सामाजिक नियम भी बताए गए थे। और इसी यहीं से जो चार वर्ण का भी स्थापना हो जाता है, चार वर्ण भी उभर कर आता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पालने वाले जो जंगल में रहते थे वो लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित, योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ पे पुरोहित और योद्धा क्या होते थे, वैभवशाली होते थे, वहीं कृषक और व्यापारी धनवान होते थे। जो कृषक और व्यापारी थे वो धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रह, निर्धन थे। जो शिल्पकार थे या पशुपालक थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, वो क्या करते थे, भोजन संग्रह करते थे, वो काफ़ी गरीब थे और निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को क्या किया, चार वर्णों में विभाजित कर दिया। और यहीं से क्या हुआ कि जिन्हें वर्ण कहते हैं उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। जो पुरोहित, जो ऋग्वेद यानी कि वेद के बाद कई सारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया था पुरोहितों के द्वारा, वो क्या किए, अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो खुद रचना किए थे वेदों का, वो अपने आप को क्या किए, श्रेष्ठ कर लिया। और उसके बाद जो अन्य जातियां थीं उनको चार वर्णों में विभाजित कर दिया। उसमें जो पुरोहित खुद से वेद लिखे वो क्या हुआ कि पहला वर्ण ब्राह्मण का था, यानी जो खुद लिखे वेद वो अपने आप को प्रथम में माने, यानी कि सबसे ऊपर माने, ब्राह्मण माने। और उनको वो लोग क्या होते थे, पुरोहित होते थे। उनका काम क्या होता था कि वेदों का अध्ययन और अध्यापन यज्ञ करना था। उनका काम पुरोहितों का क्या था कि अध्ययन और अध्यापन यज्ञ करना था। और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, कौन उपहार देते थे, दूसरा स्थान शासकों का था। पहले तो ब्राह्मण होते थे और दूसरा शासकों का जो क्षत्रिय होते थे। और जो क्षत्रिय हुए थे और उनका काम युद्ध करना, जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरा जो स्थान था 20 वैश्य, इनमें कृषक होते थे, पशुपालक होते थे, व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार उनको प्राप्त था। जो वैश्य होते थे, कृषक, जो वैश्य थे इनमें कौन कौन थे, कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे वैश्य में, जैसे बनिया यानी कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में। और जो क्षत्रिय थे जो युद्ध करते थे, इन दोनों को क्या था कि यज्ञ करने की अधिकार प्राप्त हो गया था। और यहीं पे वर्णों में अंतिम स्थान किनको दिया गया, शूद्रों का। और इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना, और इन्हें क्या गया, अनुष्ठानों से वंचित रखा गया, यानी कि सबसे नीचे शूद्रों को रखा गया। और यहीं से सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा विभाजन भी माना जाता है। और इसके बाद
इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था लागू हो गया, जहां आप देखेंगे पीछे की जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्मों के अनुसार था, लेकिन अब क्या हुआ कि जन्म के आधार पर हो गया। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, अगर कोई शूद्र है तो उसका पुत्र भी शूद्र ही होगा। तो यहाँ से वर्णों का विभाजन देखा जाता है। जो ब्राह्मण थे एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही चालाकी से खुद वेद को रचकर और अपने आप को श्रेष्ठ बता दिए और अपने आप को सबसे ऊपर रखे। इनका कोई काम नहीं था, अध्ययन अध्यापन करना था। और इसमें क्या हुआ कि औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया, यानी कि इस समय औरतों की भी जो स्थितियां हैं बहुत ही बेकार हो गई। और जो ऋग्वेदिक काल में आप देखेंगे वहाँ पे औरत क्या होता था कि मुख्य भूमिका में, और वहाँ पे वर्ण व्यवस्था था कर्म के अनुसार था ऋग्वेदिक काल में, और वहाँ पे औरतों को कई सारी सभाओं में भी बुलाया जाता था और उनका भी अधिकार अच्छा मिला हुआ था, उनको अधिकार दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब वर्ण व्यवस्था आया तो यहाँ पर शूद्रों को क्या किया गया, महिलाओं को क्या किया, शूद्रों के समान माना गया। और महिला तथा शूद्रों को क्या हुआ कि वेदों की अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं की स्थितियां धीरे धीरे दयनीय होती गई और शूद्र और महिला को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। और इसी तरह धीरे धीरे इन दोनों की स्थितियां कमज़ोर होती गई और आज़ादी से पहले आप देख सकते हैं किस तरह इनकी व्यवस्था और इनका जीवन कितना बहुत ही मुश्किल में जीवन व्यतीत होता था। अब धीरे धीरे इसमें सुधार होने लगा। आगे हम देखते हैं, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि ऋग्वेदिक काल में आप देखेंगे कि जहाँ पे कर्म के अनुसार था वर्ण व्यवस्था, यहाँ पे अब क्या हुआ गया, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर हो गया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्गों में कुछ कौन कौन थे, शिल्पकार थे, शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे। और साथ ही इनमें से लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, और इन लोगों के संपर्क में आने से ब्राह्मण जो ऊपर के कास्ट थे वो अपवित्र माना जाता था। ठीक है, कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ कि जो ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बनाया और जो था उनको स्वीकार नहीं किया। और कुछ राजा स्वयं को क्या किए, पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। जो पुरोहित ब्राह्मण होते थे कुछ राजा इनसे भी श्रेष्ठ मानने लगे। और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित को सही नहीं मानते थे, और एक तरह से ये सही भी नहीं था। और यहीं से सनातन धर्म और हिंदू समाज का गिरावट धीरे धीरे होने लगता है और एकता की कमी होने लगती है। और यहीं से धीरे धीरे अन्य धर्मों का भी उदय होता है, जैसे बौद्ध और जैन होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता था, लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। अगर व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते, जबकि लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोग ऐसे भी थे जो उस समय ऐसे ज़रूर बुद्धिमानी लोग हो गए जो जिनको ये सारे व्यवस्थाएं पसंद नहीं आए, और वो सोचते थे कि अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करने का जो अधिकार है सबको मिले और सब मिलकर ये अनुष्ठान करें। लोगों ने छुआछूत की क्या की, आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र और कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। जहाँ पे आप देखेंगे उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था, यहाँ पे कई इलाकों में क्या हुआ था कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं क्या थी, बहुत ही कम थी, और यहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। आगे हम बढ़ते हैं और जनपद के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक चित्र सबसे पहले देख लेते हैं। ये धूसर पात्र दिया गया है। ठीक है, धूसर पात्र, और इस पात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये धूसर पात्र दिया गया और इस पात्र में ज़्यादातर थालियाँ कटोरियाँ मिली हैं। और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने, शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर और महत्वपूर्ण लोगों को भोजन करने के लिए परोसने के लिए किया जाता था। ये आप देख सकते हैं ये कितना पतला पात्र है और इसमें चित्रकारी भी किया गया है। और इससे ये पता चलता है कि ये खास मौक़ों पर खास लोगों के जैसे मेहमानों के लिए ये बर्तन का किया जाता होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
देखते हैं जनपद के बारे में क्या दिया। महायज्ञों को करने वाले राजा अब क्या हो गए, जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे अब जन का राजा ना होकर क्या हुए कि जनपदों का राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन, यानी कि बसने की जगह होता है। तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ कि पुरातात्विक विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे कि दिल्ली में पुराना किला जो है इन्हीं जनपदों का एक भाग है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है इन्हीं का एक भाग है। एटा के पास जो अंतरजी खेरा है इसमें प्रमुख स्थान रखता है। खुदाई से पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों में, अन्य जानवरों की भी पालते थे, मवेशियों की भी पालते थे और कई अन्य जानवर भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। ये सारी बस्तियां पुरातात्विक विदों को कहाँ मिला है, सबसे पहला है दिल्ली में पुराना किला। आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेगा और कई बार ये पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिला, मेरठगढ़ के पास हस्तिनापुर है जो कि जनपदों का ही, यहाँ पे खुदाई से पता चला है कि ये कई बस्तियाँ जनपदों की है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे लोग क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन बनाते, इसमें सबसे प्रमुख है धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे वो कैसा होते थे, धूसर और कुछ लाल रंग के होता है। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकार की रूप में किया गया है। यहाँ पे चित्र हम दिखा चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये धूसर पात्र हैं, मिट्टी का बर्तन, और इसमें क्या हुआ कि ये चित्रकारी कुछ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चित्रकारी भी कुछ की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महाजनपद के बारे में जानेंगे। महाजनपद के बारे में क्या दिया गया है कि आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इनमें से कौन सा था, महाजनपद जिसे कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया भी गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। जो अधिकतर महाजनपद थे उनकी राजधानियां होती थी और कई राजधानियों में क्या होता था, किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जो 2500 साल पहले कुछ जनपद क्या हुआ कि महत्वपूर्ण, अधिक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गए। इनमें से इन्हें क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था और अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी और कई राजधानियों में क्या होता था, किलेबंदी होता था और इनके चारों लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलाओं का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी की और अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। यानी कि जो राजधानी महाजनपद था उनको क्या हुआ कि लकड़ी और मिट्टी का कई सारी चीज़ों से बनाकर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी खड़ी की थी। और अधिकतर महाजनपदों की क्या थी, राजधानियाँ होती थी और उन पे जो प्रभावशाली दीवार खड़ी की जाती थी वो क्या होता था, समृद्धि और शक्तिशाली का भी प्रदर्शन करते थे। जो समृद्धि और शक्तिशाली का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। जो किले के अंदर लोग रहते थे उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या होता था, थोड़ा आसान होता था। और ये संभवतः किसके लिए किया गया था, दूसरे राजाओं की आगमन के डर से ऐसे किलाबंदी किया गया था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना और आवश्यकताएं थी और लाखों संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्रियां और पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जो बड़े बड़े दीवार होते थे इस पे क्या होता था कि किले के अंदर जो रहने वाले लोगों का उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना क्या हुआ, आसान हो गया। और विशाल दीवार बनाने के व्यापक योजना और आवश्यकताएं थी और फिर क्या हुआ कि लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था और हजारों स्त्रियां पुरुष उसमें मजदूर के रूप में काम करते थे और अथक परिश्रम करने के बाद ये सारी दीवारों का निर्माण होता था। तो चलिए आज आगे देखते हैं।
अब क्या हुआ कि इस समय तक आते आते राजा सेना रखने लगे थे। आप पीछे देखेंगे वहाँ पे अस्थाई सेना नहीं रखते थे, और सिपाहियों को क्या किया, नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जो अब क्या हुआ कि राजा जो थे महाजनपद काल में, अब राजा अस्थाई सेना रखने लगे और सिपाहियों को पूरे साल का वेतन दिया जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी दिया जाता था। जो आहत सिक्का होता था उनके रूप में भी कुछ भुगतान सिपाहियों को किया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चित्र, ये कौशाम्बी का एक दीवार दिया गया है, और ये चित्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। ये आप पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। इसमें ईंट की दीवार का अवशेष मिला है, और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कब हुआ था, 2500 साल पहले। कौशाम्बी किले की एक दीवार आप देख सकते हैं, और इसका निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ये चित्र आप देख सकते हैं, और ये कहाँ है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ये चित्र आप देख सकते कितनी बड़ी दीवार है। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें कितना मेहनत लगा होगा, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगा, कितना संसाधनों की आवश्यकताएं लगी होगी। अब हम देखेंगे कि टैक्स सिस्टम यानी कर प्रणाली कैसा था महाजनपदों में। अब क्या हुआ कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेनाएं रखते थे, और उन्हें इनके लिए क्या होता था, प्रचुर संसाधन की आवश्यकताएं होती थी। अब क्या हुआ कि जो यहाँ के राजा हुआ, महाजनपद के जो राजा थे, विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेनाएं रखती थी, और उन्हें क्या होता है, साल भर उनको वेतन दिया जाता था और साल भर उस सेना को रखते थे। और इनके लिए इनको क्या करना पड़ता, संसाधन की ज़रूरत होगी, आवश्यकताएं पड़ेगी, तो इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकताएं होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर न निर्भर रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे थे। अब क्या हुआ कि जो महाजनपद के राजा थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे और विशाल संसाधन की उनकी आवश्यकता होती थी। अब क्या हुआ कि उस समय जब ये महाजनपद काल से पहले लोगों के द्वारा राजाओं को उपहार दिया जाता था, और उपहार देने से ही उनका शासन व्यवस्था चलता था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कर प्रणाली स्टार्ट हो गई। अब यानी कि उपहारों पर निर्भर न रहकर राजा नियमित रूप से किससे यानी कर वसूलते थे। कर किससे वसूला जाता था और किस पे लगाया जाता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फसलों पे लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे उस समय, कृषक ही थे। जो फसलों पर कर लगाया जाता था इसलिए कि उस समय अधिकांश कृषक थे, और फसलों पर जो कर लगाया जाता था, क्या हुआ कि उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कर दिया गया, और जिसे भाग कहा जाता था। अब क्या हुआ कि फसलों पर सबसे यानी कि फसलों पर जो लगाए गए महत्वपूर्ण कर थे, उसमें अधिकांश लोग उस समय क्या थे, कृषक थे, इसलिए फसलों पर अधिकांश कर लगाया गया था। 1/2 जो भाग का हिस्सा होता था वो निर्धारित रूप से कर दिया गया था, और जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाया गया था, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। और जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि कारीगरों के ऊपर, कृषक के ऊपर तो कर लगाया गया था, लेकिन जो कारीगर थे उनके ऊपर भी अब कर लगाया जाने लगा। उनको कर के रूप में क्या देना पड़ता था, श्रम के रूप में चुकाना पड़ता था। जैसे कि बुनकर, लोहार और सुनार थे, वो राजा के लिए महीने में एक दिन उनके लिए, राजा के लिए काम करना पड़ता था, और इसी तरह जो कारीगर थे उनके ऊपर कर वसूला जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं पशुपालक से कैसे कर वसूला जाता था। पशुपालक को जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। जो पशुपालक थे उनको क्या होता था कि जानवर और उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब क्या हुआ कि व्यापारी जो लोग थे उनको सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटक और खाद्य संग्रह जो थे, जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी उन्हें उनको राजा को देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन, यानी कृषि में कैसे परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ कि इस युग में कृषि क्षेत्र में 2 बहुत बड़े परिवर्तन हुआ। हल के फाल अब क्या हुआ कि लोहे के बनने लगे। जो पहले यानी समानांतर लकड़ी का बना फाल होता था, उससे कृषि और कठोर जमीन उसको जोतने में या खोदने में काफ़ी परिश्रम यानी कि आसानी से नहीं हो पाता था। अब क्या हुआ कि कृषि में क्या हुआ कि क्षेत्र में 2 बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को क्या हुआ कि आसानी से लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ कि फसलों की उपज बढ़ गई, और दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, और अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान के उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया।
तो अब महाजनपद काल में क्या इस समय जो कृषि में दो बहुत बड़े परिवर्तन आए, जिस समय उस समय क्या पहले क्या होता था कि लकड़ी का फाल बनाया जाता था और जो मजबूत यानी पथरीला ज़मीन था, मजबूत ज़मीन था, वो लकड़ी के फाल से उनको नहीं जोता जा सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोहे का फाल आ गया तो जो कठोर ज़मीन था उसको भी जोता जाता था और उस पर कृषि की जाती थी और उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे फसलों की उपज बढ़ गई थी। आप यहाँ पे एक और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो धान का खेती होता था वो पहले बीज को खेत में छिड़क दिया जाता था और उससे पौधा तैयार होकर वो धान की खेती होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या परिवर्तन क्या आ गया, धान की खेती करने का जो तरीका था वो बदल गया। अब पहले क्या होता था कि धान को एक बार छिड़क दिया उससे पौधा उगता था। अब यहाँ पे ये परिवर्तन आ गया कि धान के पौधे उपजाने के लिए के बजाय यानी जो उपजाया जाता था उसके बजाय क्या हुआ कि धान के पौधे तैयार कर यानी कि एक बार बीज को छिड़क दिया जाता था और जब पौधा वो तैयार हो जाता था उसको वहाँ से हटाकर दूसरे ज़मीन पर लगाया जाता था, उसी खेत में लगाया जाता था पौधे के रूप में। अब यहाँ पे क्या हो कि पहले के तुलना में जो पौधा होता था वो ज़्यादा जीवित रह जाते थे। तो अभी भी अगर आप धान की खेती देखेंगे तो पहले सबसे पहले बीज कहीं एक खेत के कोने में छिड़का जाता है और उसके बाद जब पौधा छोटा यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको उखाड़ कर उसको कहीं दूसरे जगह उसको रोपण की स्थिति में उसको रोपा जाता है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि पैदावार में ज़्यादा होने लगी और जो पौधे जीवित होने की संख्या थी वो ज़्यादा हो गई। इसमें कमर तोड़ परिश्रम भी लगता था। जो धान की खेती होती थी इसमें क्या होता, कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था और ये काम कौन करते थे, ये काम सबसे ज़्यादा दास लोग करते थे, दासी करते थे, भूमिहर, खेती किसान और कमक्कार करते थे। जो दास होते थे इससे पहले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं दास और दासी प्रथा के बारे में, दास किसे कहा जाता था। अगर आप दास प्रथा के बारे में नहीं जानते हैं तो अध्याय पिछले में आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो परिश्रम खेत में करना पड़ता था वो कमर तोड़ मेहनत करना पड़ता था और ये कौन मेहनत करते थे लोग, कृषि उपजाने काम ये लोग करते थे, दास करते थे, दासी करते थे, जो भूमिहर खेती किसान मजदूर थे वही करते थे। यहाँ पे मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, मगध के बारे में देखेंगे। मगध उस समय महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण एक महाजनपद था। तो देखते हैं 200 सालों के भीतर मगध क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर ही बहती थी। जो गंगा और सोन नदी था वो कहाँ से बहता था, मगध से ही होकर बहता था। इसलिए यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। जो गंगा और सोन नदी था वो मगध से होकर बहता था, तो इससे इनको फ़ायदा भी हुआ कि यातायात और जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गया। मगध अब क्या हुआ कि मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में क्या होता था, जो हाथी होती थी, इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी था, हाथियों को पकड़कर और उन्हें क्या किया जाता, प्रशिक्षित किया जाता। जो मगध का एक भाग जंगल में था वहाँ पे हाथियाँ मिलती थी और उसको क्या किया गया, पकड़कर प्रशिक्षित करने के बाद उसको सेना के काम में लगाया गया। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती है। और इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें और मजबूत औजार हथियार बनाने ये बहुत ही उपयोगी थे। यहाँ पे इसके अलावा मगध का जो क्षेत्र था इसलिए समृद्ध हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण बन गया। यहाँ पे क्या हो कि सबसे पहले दो नदियाँ थी, सोन और गंगा नदी। जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदियाँ थी, गंगा और सोन नदियाँ, वो कहाँ से बहती थी, मगध से होकर ही बहती थी। तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और मगध का जो एक हिस्सा था यहाँ पे क्या हुआ कि जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों में क्या मिलता था, हाथी मिलता था। उनको क्या किया, पकड़ कर उसको प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित करने के बाद उनको सेना में शामिल कर लिया गया। और यही नहीं, यहाँ पे जंगलों में घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ियाँ भी मिलती थी। जो घर बनाने और गाड़ियाँ बनाने और रथ बनाने की क्या मिलती थी, लकड़ियाँ भी मिलती थी। और इसके अलावा इस क्षेत्र में किसका प्रचुर मात्रा में था, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था। और इसे क्या बनाया जाता था, औजार भी बनाया जाता था और हथियार बनाने के लिए बहुत सारे उपयोगी थे। तो मगध साम्राज्य के बारे में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साम्राज्य इतना विकसित क्यों हुआ और इतना शक्तिशाली कैसे बना। ये सारे उनकी उपलब्धियां हैं।
अगर आप एक सीरियल देखेंगे एक सीरियल आया था, उसमें ये सारे मगध साम्राज्य के पूरा डिटेल्स में दिया गया है और धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। तो अगर आप उस सीरियल देखेंगे तो उसमें बहुत सारी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ें। दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। कौन थे? एक पहला बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कौन थे? तीन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। और उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। ये जो तीनों शासक थे, अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र था इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक ये क्षेत्रों को आगे फैलाया, युद्ध कर करके जीते और उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। मगध वंश में तीन महत्वपूर्ण वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीन महत्वपूर्ण वंश थे। ठीक है, तो जो हर्यक वंश था इन्हीं का ये शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, और महापद्मानंद ये नंद वंश के शासक थे। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने नियंत्रण के क्षेत्र पर उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक इन्हें फैलाया, और बिहार में राजगीर जो था, आधुनिक अभी राजगीर उसे कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में क्या हुआ कि आज का जो पटना है पाटलिपुत्र, उनका उसको राजधानी बनाया गया था। क्योंकि 2300 साल से पहले की बात है, जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले की बात है। तो मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय पर निकला था। पूरी तरह सफल ना होने के बाद भी वो मिस्र, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता गया। और जब भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, जब भारतीय उपमहाद्वीप में वो प्रवेश किया और ब्यास नदी किनारे तक पहुंचा, तो उसने मगध की ओर कूच करना चाहा। जो मगध जो जनपद था उसके ओर कूच करना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि सिपाहियों ने इससे इनकार कर दिया। जो सिपाही थे, जो सिकंदर के सिपाही था, वो इनसे इनकार कर दिया। इससे भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेनाएं थीं। जो मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय पर निकला था और विश्व विजय करना चाहता था। कब? 2300 साल पहले। पूरी तरह सफल ना होने के बावजूद क्या हुआ कि मिस्र, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीता। फिर क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे जब पहुंचा तो उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, लेकिन इनके जो सिकंदर के सिपाही थे वो इनकार कर दिए, और इससे भयभीत हो गए कि वहाँ के जो शासक हैं उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या है। वज्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था उस समय तक, और उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था। ठीक है, कहाँ थी? वैशाली थी। अभी वर्तमान में बिहार में वैशाली है। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था, जिसे क्या कहा जाता था? गण और या संघ कहते थे उसे। जो मगध साम्राज्य के नज़दीक ही एक छोटा सा राज्य था, जिसका राजधानी कहाँ था? वैशाली था। और वो कौन सा राज्य था? वज्जी था। इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ पे यानी कि अलग ही किस्म का शासन व्यवस्था था। जहाँ मगध में आप देखेंगे राजतंत्र था, वहाँ पे राजा होते थे। यहाँ पर गण और संघ की प्रथा थी। आगे देखते हैं गण और संघ क्या होता सकते हैं। गण और संघ में कई शासक होते थे। गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, और जिसमें से प्रत्येक राजा कहलाते थे। जो प्रत्येक व्यक्ति थे, जो गण संघ के प्रत्येक व्यक्ति जो थे, वो क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। ठीक है, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह का करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री और दास कमकर इन सभाओं के हिस्सा नहीं हो सकते थे। जो दास और स्त्री और कमक्कर थे, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ पे गण और संघ के बारे में आप समझ सकते हैं। जो वर्तमान में अभी डेमोक्रेसी है, तो कहीं न कहीं इससे मिलता जुलता है। और गण संघ में क्या होता था कि सभी लोग एक साथ शासन करते थे, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो प्रत्येक व्यक्ति थे वो राजा कहलाते थे। सभी राजा विभिन्न तरह के जो भी अनुष्ठान यानी पूजा पाठ होता था, वो सभी राजाओं मिलकर एक साथ करते थे। और जैसे अभी देखेंगे कि सभाओं में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो है, वहाँ पे देखेंगे कि आप बैठकर सभी सांसद चर्चाएं करते हैं, और आगे क्या कैसी रणनीति होना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए, और इस देश में कौन से कानून कहाँ पे लागू करना चाहिए। तो इसी तरह वहाँ पे भी जो गण संघ था वज्री में, वहाँ पे ऐसी सभाएं आयोजित की जाती थी, और उस पर वाद विवाद होता था, क्या करना है, नहीं करना है, और शत्रुओं से कैसे निपटना है। ये सारे
चीज़ के बारे में वहाँ पर चर्चाएं होती थी और बैठकर उसके बारे में बातचीत किया जाता था। और इसमें कौन कौन से लोग भाग नहीं ले सकते थे इन सभाओं में? स्त्री जो होता था वो नहीं भाग ले सकता था, दास नहीं लेता था, और कमकर जो काम करते थे वो भाग नहीं ले सकते। अब क्या हुआ कि जो बुद्ध और महावीर थे, महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। जो बुद्ध और महावीर थे जो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, महावीर ने जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे। महावीर और बौद्ध साहित्य में संघ का जीवन बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। जो बौद्ध साहित्य में संघ का जो जीवन था उसके बारे में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो हम आगे देखते हैं, वज्जी के बारे में देखते हैं थोड़ा। वज्जी संघ का एक वर्णन दीर्घ निकाय से भी मिलता है। वज्जी संघ का जो वर्णन मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय किसका एक धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जो दीर्घ निकाय है वो किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ का प्रसिद्ध एक निकाय है, जिसमें जो बुद्ध थे, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनके जो व्याख्यान थे, जो भाषण देते थे, जो विचार देते थे, उसके बारे में इसमें दिया गया। ये कब का है? लगभग 2300 साल पहले ये लिखा गया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु हर्यक वंश के जो शासक थे, यहाँ पे वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशिष्ठकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है और उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। जो आजाद वज्जी में क्या होगा कि महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, यानी कि वज्जी था, वज्जी की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक है। शहरों तथा गांवों में चेतों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये किनका कथन था? बुद्ध का कथन था। अगर ये सारे काम अगर वज्जी के लोग जब तक ये सारे काम करते रहेंगे तब तक वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। राजा इन संघों को जीतना चाहते थे और इसके बावजूद भी उनका संघ लगभग आज से 1500 साल पहले, यानी कि लगभग अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। जो कई राजा थे आसपास के वो वज्जी संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी 1500 साल पहले तक इनका शासन चलता रहा। और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ पर विजय प्राप्त की और उनको अपने राज्य में शामिल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो गुप्त शासक थे वो इन पर विजय प्राप्त कर ली और अपने शासन में मिला लिया। तो आगे हम देखते हैं अन्य यंत्र में क्या दिया गया है। अन्य यंत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एटलस में क्या क्या कहा गया है? यूनान और एथेंस के बारे में पूछा गया है। 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक नया शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहा गया? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया है। तो आप यहाँ पे वज्जी संघ में भी देख सकते हैं, जो गण होता था और संघ होता था, इसी तरह की लगभग व्यवस्थाएं थी। इसी तरह 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्थाएं डेवलप की थी जिसे प्रजातंत्र और गणतंत्र कहते थे। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होती थी? 200 साल पहले तक ये चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकताएं प्राप्त थी। जो 30 साल से पहले जो पुरुष थे उनको सभी को नागरिकताएं प्राप्त थी, और जो दास होता था उसको ये व्यवस्थाएं उसके साथ ये नहीं कि जो दास नहीं थे वो ये सिर्फ पूर्ण नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। वहाँ सभा भी होती थी और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। क्या होता था कि जो महत्वपूर्ण निर्णय होता था, जो महत्वपूर्ण चीज़ होता था, उस विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम कितने बार? 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। और ये व्यवस्था लगभग कब चली? 200 सालों तक ये चलती रही। और किसको पूर्ण नागरिकता दिया गया? जो 30 साल से ऊपर पुरुष थे, और जो दास थे उनको, अगर पुरुष दास भी हैं तो उनको पूर्ण नागरिकता नहीं दिया गया था।
तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां किसके द्वारा होती थी? लॉटरी सिस्टम के होती हैं, लॉटरी सिस्टम के द्वारा होती थी। सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जो सभी नागरिक थे उनको सेना और नौसेना में सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। जो औरत वहाँ पे था उनको भी नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिकता नहीं दिया जाता था। एथेंस में क्या हुआ कि व्यापारी और जो शिल्पकार थे एथेंस में रहने वाले, इन सभी को ये जो काम करते थे बहुत सारे इसमें से विदेशी थे। इनको क्या दिया गया? इनको नागरिकता नहीं दिया गया, नागरिक अधिकार नहीं दिया गया। और जो एथेंस में खादान में, खेत, घर और कार्यशाला में जो लोग काम कर रहे थे और दास जो थे उनको भी नागरिकता नहीं दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पे राजतंत्र और प्रजातंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं थी 2500 साल पहले। तो चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। और ये हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप हमें थोड़ा हेल्प करें चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।